हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रेमचंद लेक्चर्स में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का पेपर जो 2022 में हुआ था, उसका आज हम लोग पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। क्योंकि इससे पहले मैंने केमिस्ट्री का सॉल्यूशन डाला था, जिसके ऊपर आप लोगों ने बहुत अच्छा रिएक्शन दिया, जिसके बाद मैंने इसका निर्णय लिया कि मैं भौतिक विज्ञान का भी अब सॉल्यूशन कराऊंगा। तो आज मैं भौतिक विज्ञान का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ, जिसका नंबर है पेपर का 346 GA। आज हम लोग इसका पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में किसी प्रकार की भी परेशानी हो रही है बोर्ड एग्जाम को देखते हुए, तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। क्योंकि अब हम लोग को हार्ड स्टडी के साथ साथ स्मार्ट स्टडी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ही करीब आ चुके हैं। तो आप लोग को हार्ड स्टडी के साथ अब स्मार्ट स्टडी भी करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, खंड अ से स्टार्ट हम लोग करेंगे। तो खंड अ का क्वेश्चन नंबर 1 का क है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 प्रवाहित है। परिपथ के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती विभव ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी लगाया जाता है। परिपथ में वह शक्ति पी होगी। हम लोग को ये बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो धारा है, जो धारा का कालांतर है वो कितना है, -π/2। और यहाँ पर जो विभव का कालांतर है सिर्फ वो ओमेगा टी है। अर्थात इसका मतलब ये है कि जो धारा है वह विभवांतर से कला में कितने पीछे है, π/2 पीछे है। तो जब π/2 पीछे है तो यहाँ पर कॉस का मान कितना हो गया, कॉस थीटा का मान, अर्थात थीटा का मान कितना हो गया, π/2। तो जब कॉस थीटा का मान निकालेंगे हम लोग तो आ जाएगा, कॉस π/2 का मान होता है 0। तो हम लोग जानते हैं कि जो P इक्वल टू शक्ति होता है VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई होता है। तब यहाँ पर कॉस फाई का मान 0 रखेंगे तो इस पूरे मान को 0 कर देगा। अर्थात जो हमें शक्ति मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। फिर आगे देखिए, ख नंबर, 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है। तो ये तो सभी लोग जानते हैं, 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक एक विद्युत रोधी होता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर ग, V इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य लगभग होगा। कितना होगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, 12.27 बटा में √V अर्थात विभवांतर। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर ग बोल रहा है, परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज कीजिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अल्फा कण क्या होता है, धनावेशित होता है, और नाभिक क्या होता है, वो भी धनावेशित होता है। तो जब अल्फा कण, जैसे कि यदि मैं मान लूँ ये कोई परमाणु है, इसके अंदर ये नाभिक है जिसमें क्या है, धनावेश है। तो जब अल्फा कण इस पर आएंगे, इस अल्फा कण की बमबारी होगी, तो अल्फा कण भी पॉजिटिव होते हैं और नाभिक भी पॉजिटिव होता है। तो इसके प्रभाव में क्या होंगे, प्रकीर्णित हो जाएंगे, अर्थात बिखर जाएंगे, इधर उधर चले जाएंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि जो जो अल्फा कण हैं वो कूलाम बल के कारण प्रकीर्णित हो रहे हैं, क्योंकि कूलाम बल ही बताता है दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को। तो यहाँ पर प्रतिकर्षण का बल लग रहा है, तो यहाँ पर प्रतिकर्षण का बल किसके अंतर्गत आता है, कूलाम बल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, कूलाम बल। आगे देखिए, पहले का अंगा नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में अवरक्त विकिरण का आवृत्ति परास है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 3 × 10⁻16 और उसके ऊपर। आगे देखिए, 6 नंबर का प्रश्न, एक किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो उसकी सब चीज़ बदल जाती है, परंतु उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए, हम लोग का पहला जो क्वेश्चन था बहुविकल्पी का, वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। अब हम लोग देखेंगे खंड ब। अब यहाँ से हम लोग को अब अपना असली काम, जो अपना हम लोग का असली काम यहाँ से स्टार्ट होता है, वो अब स्टार्ट होता है। तो देखिए,
और इस आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा इसका एक बार एनालिसिस करा देता हूँ कि हम लोग को कितने टॉपिक पर बात करनी है। देखिए मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बस आप लोग देखते जाइए, फिर मैं भी आपको करा रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ से अब देखिए टॉपिक पर वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी है, यहाँ पर से मेरा कंटेंट स्टार्ट हो गया। हाँ आप देखिए, अब आप लोगों को ठीक दिखेगा। सिर्फ एक नज़र आप लोग इसको देख लीजिए, फिर मैं आप लोग को बारी बारी सारे क्वेश्चन समझा दूंगा। बस आप लोग इसको एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, तो लगभग वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी। बस वही ये वीडियो मैं उन्हीं बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो धैर्य के साथ पढ़ रहे हैं, पूरे मन से पढ़ाई कर रहे हैं और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए इतने सारे कंटेंट मैंने तैयार किए हैं आप लोगों के लिए, सिर्फ बहुत ज़्यादा मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने के लिए दोस्तों। देखिए अभी और भी है, तो मैं अब वीडियो को स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 से। थोड़ा मैं नीचे जाता हूँ। देखिए अब आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है एक अल्फा कण 15 × 10⁻⁴ न्यूटन कूलाम इनवर्स विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो आप लोग को अल्फा कण पर लगने वाले बल की गणना करना है। तो देखिए खंड ब का है प्रश्नोत्तर 2 का क। इसके हल में क्या लिखेंगे, दिया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 15 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। हम लोग जानते हैं कि अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, +2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। तो यहाँ से निकाल लेंगे 2 गुणे इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। अब आगे देखिए हम निकालेंगे अल्फा कण पर लगने वाला बल, हमसे पूछा गया है, तो अल्फा कण पर लगने वाला बल कैसे निकालेंगे, क्योंकि जब विद्युत क्षेत्र दिया रहता है तो बल होता है Q × E, अर्थात आवेश, और E यहाँ पर क्या है, E हमारा विद्युत क्षेत्र है। तो परंतु यहाँ पर देखिए Q की जगह हम लोग E यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि जो हम लोग को Q की जगह क्या दिया है, इलेक्ट्रॉन दिया गया है, नहीं Q की जगह हम लोग को अल्फा कण दिया गया अर्थात हीलियम का नाभिक। यहाँ पर मान रख देंगे F = Q के स्थान पर 2 गुणे 1.6 × 10⁻⁻19 गुणे, और इसका जो विद्युत क्षेत्र का मान दिया गया है 15 × 10⁻⁴, दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा हम लोग का 4.8 × 10⁻14 न्यूटन। मैं आप लोगों को पूरी तरीके से समझाऊंगा नहीं, बस आप लोगों को यहाँ से अब वीडियो को थोड़ा सा फास्ट देखना है, क्योंकि पेपर आप लोगों को जब करने जाएंगे तो आपको टाइम नहीं रहेगी। इसीलिए वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, बस आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, विद्युत फ्लक्स क्या है, विद्युत फ्लक्स का क्या आशय है, इसका मात्रक लिखिए। तो आंसर में लिखना है, तो उनका दिया है प्रश्नोत्तर, लिखेंगे हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर दूसरे का ख, हेडिंग डालेंगे विद्युत फ्लक्स। इसके अंतर्गत लिखेंगे विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे कि यदि ये कोई विद्युत क्षेत्र है, मानिए सपोज कीजिए कोई विद्युत क्षेत्र है, इसमें मैंने एक ये क्या रख दिया है, काल्पनिक पृष्ठ रख दिया है। अब इससे जितनी भी ये रेखाएं यहाँ से जा रही है, इसको पार करके इनकी संख्या को क्या कहेंगे, इनकी संख्या को कहेंगे विद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहेंगे। आगे देखिए इसमें लिखेंगे विद्युत क्षेत्र E में रखे किसी काल्पनिक पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स को निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। सूत्र क्या है विद्युत फ्लक्स का, फाई ई, इसे रिप्रेजेंट करते हैं विद्युत फ्लक्स को फाई ई से। फाई = ई मिल जाता है इंटीग्रल एस ई डॉट डी ए, जहाँ पर ई क्या है विद्युत क्षेत्र है और डी क्या है एक छोटा सा क्षेत्रफल सदिश है। आगे देखिए इसका मात्रक पूछा गया है हमसे, तो लिखेंगे विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, क्योंकि यहाँ पर ई क्या है विद्युत क्षेत्र है, यहाँ से मात्रक निकालेंगे ना इसका, तो ई विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, और ए यहाँ पर क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर से गुणा करा देंगे तो पूरा मान मिल जाएगा हम लोग को न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति
कूलाम या कूलाम इनवर्स भी लगा सकते हैं। ठीक, अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरे का, ओमी एवं अनओमी प्रतिरोधों के लिए वोल्टता V तथा धारा I के बीच ग्राफ खींचिए। तो हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर दूसरे का ग। इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे, पहले तो ओमी प्रतिरोध के लिए वोल्टता V तथा धारा I में ग्राफ। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया है, जिसके तरफ देखिए ये एक्स एक्सिस मैंने ले लिया है I, एक्सिस का ले लिया है I, ले लिया धारा, और y एक्सिस पे ले लिया है मैंने V अर्थात वोल्टता। अब इसके बीच मैंने ग्राफ खींचना है। तो देखिए क्या करना है, धातु चालक अर्थात जो ऐसे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं, जो ओमी प्रतिरोध होते हैं, उनके लिए जो ग्राफ आता है एकदम स्ट्रेट लाइन होता है, सीधी रेखा प्राप्त होती है। और जबकि अनोमी प्रतिरोध के लिए पूछा गया है तो लिखेंगे अनोमी प्रतिरोध के लिए वोल्टता V तथा धारा I में ग्राफ। तो देखिए ये अनोमी प्रतिरोध के लिए है, यहाँ पर V ले लेंगे हम लोग एक्स एक्सिस पर और y एक्सिस पर ले लेंगे धारा I। तो जब इसके बीच में ग्राफ खींचेंगे तो ये थोड़ा सा कर्व आएगा, क्यों, क्योंकि जो अनोमी प्रतिरोध होते हैं वो ओम का नियम का पालन नहीं करते हैं, जैसे कि टार्च का वाल्व है, ट्रांजिस्टर है, ऐसे बहुत सारे ऐसी धातुएं हैं, अर्धचालक होते हैं, वे ओम का नियम का पालन नहीं करते हैं। तो इनके लिए जो कर्व होता है वो थोड़ा टेढ़ा मिलता है। अब आगे देखिए दूसरे का घ, दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य को गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए अब इसका आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में तो पहले लिखेंगे प्रश्नोत्तर दूसरे का ग। हेडिंग डालने के बाद हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य लैम्डा इज इक्वल टू होता है h/p, जहाँ h क्या है, प्लॉन्क नियतांक होता है और p संवेग है। यदि एक m द्रव्यमान का कण v वेग से गतिशील हो तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, k इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर। ये सभी लोग जानते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से वी स्क्वायर का मान निकालेंगे। जब वी स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 2 चले जाएगा के गुणे में, तो हो जाएगा 2k, और m आ जाएगा बटे में, तो वी स्क्वायर मिल जाएगा 2k/m। अब जब इसके आगे देखिए, जब v का मान निकालेंगे, जब स्क्वायर हटेगा तो इधर चल जाएगा रूट में, तो हो जाएगा √2k/√m। अब हम लोग यहाँ से समय की परिभाषा लगाएंगे। समय की परिभाषा से क्या होता है, p इज इक्वल टू m इंटू वी होता है। हम लोग जानते हैं सभी ना, समय के बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, p इज इक्वल टू m इंटू वी हो जाएगा। तब देखिए p इज इक्वल टू m इंटू वी हो गया, तो p बराबर देखिए v का मान हम लोग यहाँ पर निकाले गए थे, v का मान हमने यहाँ पर निकाला था, कितना आया था, √2k/m। तो वही मान हम लोग यहाँ पर रख देंगे। इस सूत्र में v के स्थान पर हम लिख देंगे 2k/√m। अब जो यहाँ पर m है इसको हम लोग √m गुणे √m लिख सकते हैं, √m गुणे √m लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है √m गुणे √m, तो एक √m से एक √m कट जाएगा, और जो ये √m है इसमें जाएगा गुणा हो जाएगा अंदर, तो मिल जाएगा p इज इक्वल टू √2km। यहाँ तक हो गया। अब आगे प्रोसेस देखिए, आगे क्या करेंगे, अब हम लोग दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र लगाएंगे। तो क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p होता है। p का मान हम लोग को मिल गया है, तो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू h/√2km। तो यही हम लोग का क्या मिल जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा गतिज ऊर्जा यहाँ पर मिल रही है के, और दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य लैम्डा में संबंध, गतिज ऊर्जा यहाँ पर के है और यहाँ पर दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य लैम्डा है। इन दोनों के बीच हम लोग को क्या मिल गया, इन दोनों के बीच हम लोग को मिल गया संबंध। अब आगे देखिए, अब लोग आप आगे देखिए, आप लोग बोल रहा है दूसरे का अंगा नंबर क्वेश्चन कि एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्र पृष्ठ या तल की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है। यदि लेंस को निम्नलिखित चित्र में ए बी के अनुदिश काट दिया जाए तो प्रत्येक नए लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो इसमें चित्र भी बना गया है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, परंतु यहाँ पर बहुत ही इसको थोड़ा सा लॉन्ग क्रम खींचना पड़ेगा, क्योंकि इसे समझना पड़ेगा। तो देखिए हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर 2 का
अंगन नंबर। हल में लिखेंगे क्या, पहले तो लिखेंगे दिया है क्या, जो इसकी त्रिज्या दी गई है वक्रता त्रिज्या वो कितनी है 20 सेंटीमीटर दी गई है ना। तो देखिए इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या तो जाएगी प्लस 20 सेंटीमीटर और इस लेंस के इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी माइनस 20 सेंटीमीटर, क्योंकि जब प्रकाश इधर से आपतित होगा तो इसको प्लस लेंगे और जब इधर से होगा तो इसको माइनस ले लेंगे। अब आगे देखिए इसी में दिया है लेंस का अपवर्तनांक, लेंस का अपवर्तनांक कितना दिया गया है 1.5। अब कह रहा है जो ये लेंस है इस लेंस को हम लोग को कैसे काटना है, 20 से ऐसे ए बी के 29 हम लोग को लेंस को काटना है। ठीक, तो ये हो जाएगा R1 इज इक्वल टू प्लस 20 सेंटीमीटर और R2 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 20 सेंटीमीटर। आगे देखिए लिखे हैं कि जब लेंस को ए बी के 29 काट दिया जाता है तो निम्न दो लेंस प्राप्त होते हैं। जब ऐसे काटेंगे 29 तो ऐसे प्राप्त हो जाएगा कट कर आधा आधा। तो देखिए ये वाली जो साइड है इसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो 20 सेंटीमीटर रहेगी और जब इस साइड से काटेंगे तो ये हम लोग को क्या मिल जाएगा, एक समतल पृष्ठ मिल जाएगा और जिसकी वक्रता त्रिज्या होती है अनंत, क्योंकि ये इस साइड है तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी माइनस इन्फिनिटी। उसी प्रकार इस वाले भाग का जो मिलेगा इधर का तो पहले से माइनस 20 था वक्रता त्रिज्या और इस साइड का हम लोग का मिल जाएगा प्लस इनफाइनाइट। आप लोग बात को समझ रहे होंगे। अब आगे देखिए हम जानते हैं कि 1/f इज इक्वल टू n-1 ब्रैकेट में 1/r माइनस 1/r2। तो प्रथम लेंस के लिए जो हम लोग पहले से काट के निकाले हैं एक साइड में, पहले लेंस के लिए निकालेंगे उसकी फोकस दूरी, तो 1/f1 इज इक्वल टू मिल जाएगा 1.5, 1/f1 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 रूट में और ब्रैकेट में 1/20 माइनस 1/इन्फिनिटी, क्योंकि जो पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या थी वो कितनी थी प्लस में 20 सेंटीमीटर थी और जो दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या थी जो कि कटकर समतल हो गई थी उसकी थी माइनस इन्फिनिटी, तो हमने रख दिया माइनस इन्फिनिटी। अब आगे देखिए जब 1/f1 का मान निकालेंगे तो देखिए 1.5 से जब 1 जाएगा तो बचेगा 0.5 और यहाँ से देखिए ये माइनस और ये माइनस कर देगा प्लस इन्फिनिटी वाला और 1/20 बच जाएगा। तो जब हम लोग ऊपर नीचे 10 से गुणा कराएंगे तो ऊपर बन जाएगा 5 और नीचे बन जाएगा 200। तो जब 5 को 200 से जब 5 को काटेंगे 5 से काटेंगे 200 को तो आएगा 40, तो हो जाएगा 1/f1 इज इक्वल टू 40 और 1/40, तो क्या मिल जाएगा f1 इज इक्वल टू मिल जाएगा 40 सेंटीमीटर, अर्थात जो पहला लेंस हम लोग को कट कर मिला है उसकी वक्रता त्रिज्या मिल जाएगी 40 सेंटीमीटर। ठीक, अब आगे देखिए क्योंकि हम लोग को दोनों लेंसों की वक्रता त्रिज्या दोनों लेंसों की फोकस दूरी पूछा गया है, तो अब इसकी द्वितीय लेंस के लिए फोकस दूरी निकालेंगे तो 1/f2 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1। अब देखिए जो दूसरा लेंस कटा था जो उसका पहला तल आया था वो आया था समतल, आया था कि नहीं आया था, इस प्रकार आया था कटा था दूसरा वाला लेंस उसका ये पहला पृष्ठ क्या था समतल, तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी इनफाइनाइट 1/r1 और ये जो दूसरा पृष्ठ है उसकी जो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या मिल जाएगी 20 मिल जाएगी माइनस में, क्योंकि ये इस साइड है तो यहाँ से जो देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस कर देगा। तो जब आगे देखेंगे 1/f2 इज इक्वल टू 1.5 में से जब 1 निकलेगा तो हो जाएगा 0.5 और यहाँ से 1/इन्फिनिटी का मान तो हम लोग का शून्य होता है सबको पता है, और देखिए माइनस और माइनस कर देगा इसको प्लस तो मिल जाएगा 1/20। तो जब फिर वही प्रोसेस आ गया ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो मिल जाएगा ऊपर 5 और नीचे मिल जाएगा 200। तो जब 5 से 200 को काटेंगे तो आएगा 40, तो यानी कि f2 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 40 सेंटीमीटर, अर्थात हम लोग को काटने के बाद जो दोनों प्राप्त होंगे लेंस उनकी जो उनकी फोकस दूरी क्या मिलेगी वो 40 सेंटीमीटर ही प्राप्त होगी। इस प्रकार लिख देंगे अतः प्रत्येक नए लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर होगी। अब आगे देखिए दूसरे का च नंबर प्रश्न लिखा है एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। दिया है nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा
बराबर -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसको कैसे हल करेंगे? आप लोग हेडिंग डाल देंगे प्रश्नोत्तर दूसरे का च, और इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे? हल में लिखेंगे दिया है हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E इज इक्वल टू कितना दिया है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम लोग जानते हैं कि एनवी कक्षा में, क्योंकि दिया भी गया है, एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है? E इज इक्वल टू -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो हम लोग को पता है। अब हम लोगों से कोणीय संवेग का मान पूछा है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग बताना है, जे का मान बताना है। अब यहाँ पर दिया है ई इज इक्वल टू -13.6/n², और इसी ई का मान हम लोग को क्या दिया था हाइड्रोजन के लिए? -3.4। तो यहाँ पर रख देंगे -3.4 बराबर मिल जाएगा 13.6/n²। अब यहाँ से माइनस काट देंगे और n² का हम लोग यहाँ पर मान निकालेंगे। तो जब देखिए यहाँ पर ये इस पॉइंट से इस पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो जब 34 से हम लोग 136 को काटेंगे तो 4 बार में कटेगा। तब जब यहाँ से n² का मान निकालेंगे तो आएगा 4, और जब n का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 2। और n यहाँ पर है क्या? यहाँ पर ऊर्जा स्तर की संख्या, अर्थात ये दूसरी ऊर्जा स्तर है। तो अब लिखेंगे बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन का एनवी कक्षा में कोणीय संवेग J इक्वल टू होता है NH/2π। ये बोर के अनुसार होता है यह सूत्र। तो यहाँ पर n का मान कितना मिला है? 2, और h अर्थात जो प्लांक स्थिरांक का मान होता है वो कितना होता है? 6.6 × 10⁻³ जूल सेकेंड होता है। तो इसका मान रख देंगे प्लांक स्थिरांक का, और 2π तो कांस्टेंट है, 2 का मान रख देंगे, पाई का मान रख देंगे 22/7। ठीक, अब आगे देखिए, जब जे का मान यहाँ से निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? अब यहाँ पर हम लोग ये जो 22/7 था, इसका जो 7 चला जाएगा ऊपर, और यहाँ से 2 से 2 ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो 6.6 है उसको मैंने क्या बना लिया? उसको मैंने बना लिया 66, और यहाँ पर जो पावर थी 10⁻⁻34, इसको मैंने कर लिया 10⁻35। तो जब 22 को हम लोग 66 को 22 से काटेंगे तो कटेगा 3 बार में, तो हो जाएगा 22×3=66, ऊपर मिल जाएगा 3। अब जब 7 और 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 21, और 10⁻⁻35 पहले से है। तो यहाँ पर जब जे का मान निकालेंगे कोणीय संवेग का, तो इसको यहाँ से एक पॉइंट हम लोग पीछे कर लेंगे तो बन जाएगा 2.1, और जब एक पॉइंट पीछे जाएगा तो एक घात में एक कमी हो जाएगी तो बन जाएगा 10⁻⁻34, और जे का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। अब देखिए यहाँ तक हम लोग का दूसरे का घ नंबर क्वेश्चन, दूसरे का च नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग को देखना है खंड स। अब खंड स करने से पहले दोस्तों मैं आप लोग को एक बार फिर से कह देना चाहता हूँ कि प्लीज़ वीडियो में आप लोग धैर्य के साथ बने रहिए, मैं आप लोग को पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा। और जो भी बच्चे देख रहे हैं कि बस ये तो वैसे ही चल रहा है, तो वो पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं। जो भी धैर्य से इस वीडियो को देख रहा है, विश्वास मानिए वो बोर्ड एग्जाम में पूरा का पूरा फोड़ कर आएगा। तो बस आगे देखिए, खंड स का तीसरे का क, रदरफोर्ड, तीसरे का क है, रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष लिखिए। तो इसके आंसर में क्या लिखेंगे? पहले तो हेडिंग डालेंगे, खंड स के अंतर्गत लिखेंगे प्रश्नोत्तर तीसरे का क। अब फिर लिखेंगे रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन से प्राप्त निष्कर्ष निम्न है। क्या के निष्कर्ष निम्न है? पहला निष्कर्ष लिखेंगे, अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र से बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाते हैं। जब जो वैज्ञानिक थे रदरफोर्ड, वो किस पर प्रयोग कर रहे थे? स्वर्ण पत्र पर प्रयोग कर रहे थे, और उस पर अल्फा कण की बमबारी करा रहे थे। तो वही उसके अंतर्गत निष्कर्ष निकालें कि अधिकांश अल्फा कण जो होते हैं वो स्वर्ण पत्र से बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाते हैं। इससे रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खोखला है। इसी ने देखिए, अब यहाँ पर बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा चित्र बना लिया है। अब यहाँ पर क्या है, अब थोड़ा सा मैं इसको कलर को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ये ठीक रहेगा। देखिए
हम यहाँ पर चित्र बना है कि यहाँ पर क्या है, अल्फा कण है और ये क्या है, ये एक सोने का नाभिक है, स्वर्ण पत्र का नाभिक है। इस पर जब अल्फा कण की इस पर बमबारी कराई जा रही है तो ये तो नाभिक है। अब यहाँ से अल्फा कण भी होते हैं पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाते हैं, विक्षेपित होकर निकल जा रहे हैं और कुछ कुछ परमाणु कुछ जो अल्फा कण है वो परमाणु से होते हुए सीधे निकल जा रहे हैं। तो इससे रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु का अधिकांश भाग है वो क्या है, खोखला है। ठीक, ये तो हो गया बात। अब आगे देखिए जो पॉइंट दूसरी है, अल्फा कण धनावेशित होते हैं, अतः कुछ अल्फा कण छोटे छोटे कोण बनाते हुए विक्षेपित हो जाते हैं, अतः ये किसी धनावेशित वस्तु से विक्षेपित हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ से कह रहे हैं कि अल्फा कण क्या होते हैं, धनावेशित होते हैं। जो ये अल्फा कण क्या है, धनावेशित होते हैं। और परमाणु के बीच में क्या होता है, नाभिक, वो भी धनावेशित होता है। तो वही कह रहे हैं कि जब अल्फा कण इस परमाणु के पास आते हैं तो किसी धनावेशित चीज से टकराकर विक्षेपित हो जाते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि परमाणु में कोई ऐसा चीज है जो क्या है, धनावेशित है। ठीक, ये तो बात हो गई। अब आगे देखिए, तीसरे नंबर की पॉइंट है, थोड़ा सा बदल लेता हूँ मार्कर। तीसरे नंबर की पॉइंट है, कुछ अल्फा कण अपनी ही दिशा में वापस लौट जाते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि समस्त धनावेश एक छोटे से भाग में स्थित है जिसे बाद में नाभिक नाम दिया गया। अब फिर थोड़ा सा चित्र पर आइए आप लोगों को क्लियर समझाने के लिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक अल्फा कण है जो कि देखिए सीधे जा रहा है, सीधे जाकर फिर वापस उसी दिशा में लौट जा रहा है। देख रहे हैं आप लोग, पहले तो जा रहा है सीधे, फिर उसी दिशा में वापस लौट जा रहा है। क्यों? क्योंकि पूरे बीच में क्या पड़ जा रहा है, सीधे उसके नाभिक पड़ जा रहा है जो कि धनावेशित है, अर्थात प्रतिकर्षण के कारण वो जिस दिशा में जाता है उसी दिशा में वापस लौट आता है। यही बताने की कोशिश की गई है। इस प्रकार क्या हो गया, अल्फा कण जो अल्फा कण का जो मॉडल था किसका, रदरफोर्ड का, उसके जो भी निष्कर्ष थे वो हम लोग को पता चल गए। अब आगे देखिए, तीसरे का ख नंबर प्रश्न, विद्युत चुंबकीय तरंगों की दो विशेषताएं लिखिए, इनके संचरण आरेख खींचकर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के अवयव दिखाइए। तो देखिए अब इसके आंसर में क्या लिखेंगे, पहले तो डालेंगे हेडिंग प्रश्नोत्तर तीसरे का ख। ठीक, आप लोग यहाँ पर ये गौर कीजिएगा कि ये प्रश्न कितने कितने नंबर का पूछा गया है। अभी देखिए 2-2 नंबर के प्रश्न आने लगे हैं। ठीक, तो ये प्रश्न ये क्वेश्चन कितने नंबर का है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, अब इसके अंदर हेडिंग डालेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं, क्योंकि 2 विशेषताएं पूछा गया है। तो लिखेंगे, पहले में लिखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, सभी लोग जानते हैं, तथा ये निर्वात में भी चल सकती हैं। अब यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट को एक ही में लिख दिया गया है। देखिए दूसरी पॉइंट, विद्युत चुंबकीय तरंगों में अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन व ध्रुवण आदि घटनाएं होती है। क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण सभी घटनाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश की भांति होती हैं। अब इसके अंतर्गत देखिए चित्र बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब इसके संचरण की क्या बनाना है, आरेख बनाने के लिए बोला था। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले तो एक चित्र बनाएंगे जिसके अंतर्गत दिखाएंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या करता है, ऊपर की तरफ चलता है ऐसे ऐसे, और इसी के लंबवत ये थोड़ा चित्र जो है ये 3D में देखेंगे तो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी उतना 3D में पता नहीं चल रहा है। अब यहाँ पर नीचे की तरफ क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, ऊपर की तरफ क्या है, विद्युत क्षेत्र, नीचे की तरफ चुंबकीय क्षेत्र। अब यहाँ पर ये नीचे नहीं है, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस में है, ये वाई एक्सिस में है, और ये कितने में है, जेड में। तो सभी के सभी क्या है, लंबवत है। तो ऐसे ऐसे लंबवत चल रहे हैं, सारे लंबवत चल रहे हैं, और ये इसके ऐसे लंबवत चल रहा है, तो ऐसे पता नहीं चल रहा है ना। तो यही इसके संचरण की क्या है, दिशा है, जो है ये तरंग संचरण की दिशा है। दोनों लंबवत आपस में ओवरलैप करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए प्रश्नोत्तर जो प्रश्न है, प्रश्न तीसरे का ग देखिए, प्रकाश के किन्हीं 2 स्रोतों के मध्य 24 सेंटीमीटर की दूरी है। ज्ञात कीजिए कि 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अभिसारी या उत्तल लेंस को कहाँ रखें ताकि दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बने।
अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, दो नंबर का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर तीसरे का ग। अब यहाँ पर मैंने छोटा सा चित्र बनाया है। अब देखिए मैंने यहाँ पर माना है कि ये O1 क्या है, ये पहला प्रकाश स्रोत है, ये O2 क्या है, दूसरा प्रकाश स्रोत है। अब यहाँ पर इसके बीच में मैंने एक लेंस रख दिया है और ये पूछ रहा है कि इस लेंस को कहाँ रखा जाए कि ताकि दोनों की जो प्रतिबिंब है वो एक ही बिंदु पर बने। तो मैंने मान लिया है कि जो O1 का प्रतिबिंब है वो I पर बन रहा है और O2 का भी I पर बन रहा है। अब यहाँ पर मैंने जो जो ये रखा है लेंस, इसको मैंने माना है कि ये O1 से इसकी दूरी कितनी है, x है। जब O1 से दूरी x है और O1 और O2 के बीच की दूरी कितनी है, 24 सेंटीमीटर प्रश्न के अनुसार, तो ये दूरी कितनी मिल जाएगी, 24 माइनस, यदि 24 में से इसको घटा देंगे दूरी को तो ये मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी, 24 माइनस x करेंगे तो मिल जाएगी। अब आगे देखिए, अब जो यहाँ से लेंस से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, मैंने मान लिया कि वो दूरी v है। अब आगे देखिए, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसके कंटेंट के बारे में लिखा हूँ। माना उपरोक्त चित्र में O1 व O2 दो प्रकाश स्रोत हैं जिनके बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है। माना उत्तल लेंस प्रकाश स्रोत O1 से x सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है तथा O1 का वास्तविक प्रतिबिंब I पर बनता है। जो मैंने आपको समझाया है वही मैंने यहाँ पर लिखा भी है। अब आगे देखिए, प्रकाश स्रोत O1 के लिए अब यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, लेंस का जो सूत्र है वो लगाएंगे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब देखिए, जो पहले प्रकाश स्रोत से वस्तु की दूरी थी, अर्थात लेंस से प्रकाश स्रोत की दूरी कितनी थी, u मान लिया मैंने, तो वो कितनी थी, वो माना था मैंने x। अब देखिए, ये जैसे कि ये लेंस था और यहाँ पर ये पहला प्रकाश स्रोत O1 था, तो जब इस लेंस के ध्रुव से इस तरफ की जब दूरी लेंगे तो क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो प्रकाश चल रहा है इस दिशा में चल रहा है और प्रकाश की विपरीत दिशा में दूरी जो क्या होती है वो ऋणात्मक लेते हैं चिन्ह परिपाटी के अनुसार। तो यहाँ पर जो x लेंगे वो कितना लेंगे, माइनस में x लेंगे, तो u का मान हो गया माइनस x बराबर 1/f। क्योंकि यहाँ पर जो लेंस की फोकस दूरी कितनी कहा था, 9 सेंटीमीटर कहा गया था, तो यहाँ पर फोकस दूरी को भी धनात्मक लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ से प्रकाश इस तरफ जा रहा है। ठीक, पहले पृष्ठ के लिए ये फोकस दूरी धनात्मक ही लेते हैं। तो आगे समीकरण बना लेंगे 1/v इक्वल टू, देखिए माइनस x और यहाँ पर इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। अब इसको भेज देंगे उस साइड तो मिल जाएगा 1/v इक्वल टू 1/9 माइनस 1/x। समीकरण नंबर 1 इसको दे देंगे। अब देखिए, अब फिर समीकरण नंबर 1 हो गया। अब लिखेंगे, अब प्रकाश स्रोत O2 का आभासी प्रतिबिंब भी I पर बनता है जो वस्तु का कार्य करेगा। अब थोड़ा सा चित्र में आइए, आप लोग चित्र में आइए। देखिए यहाँ पर O2 है, जब O2 से प्रकाश किरण चलेगी तो इस साइड चलेगी और यहाँ से सीधे निकल जाएगी, परंतु जब हम लोग को इसको पीछे की तरफ मिलाएंगे इसको, तो ये उसी पर जाकर डॉट, जो ये रेखा गई है डॉटेड डॉटेड करके, ये उसी पर जाकर मिल जाएगी उस वस्तु पर। अर्थात जो O2 का आभासी प्रतिबिंब है वो कहाँ मिल रहा है, I पर ही मिल रहा है। तो परंतु जब ये O2, जब यहाँ से हम लोग देखेंगे, अगर यहाँ से मैं यहाँ से अगर आँख थोड़ा बना दूँ, यहाँ से कोई देखेगा तो ऐसा लगेगा कि जो प्रकाश आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, I से आ रहा है। इसलिए जब जो O2 है, वो जो O2 का प्रतिबिंब है आभासी I, वो उसके लिए क्या करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। यही मैंने यहाँ पर लिखा है। प्रकाश स्रोत O2 का आभासी प्रतिबिंब भी I पर बनता है जो वस्तु का कार्य करेगा। तो फिर सूत्र लगाएंगे लेंस का 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब देखिए, जो यहाँ पर u का मान है, यहाँ पर u का मान कितना आया था, जो उस वस्तु के लिए कार्य कर रहा था, कितना है, 24 माइनस x। क्यों, क्योंकि लेंस से इस प्रकाश स्रोत की दूरी कितनी है, 24 माइनस x है। देखिए u का मान मैंने कितनी रख दिया, 24 माइनस x और 1/f। f का मान रखेंगे -9। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब हम लोग इस पृष्ठ के लिए बात कर रहे हैं। जब इस पृष्ठ के लिए बात करेंगे तो प्रकाश कैसे जा रहा है, प्रकाश तो हम लोग का ऐसे जा रहा है और दूरी हम लोग कैसे ले रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं। तो जब भी प्रकाश की विपरीत दिशा में हम लोग दूरी लेंगे तो माइनस लेंगे। ठीक, तो ये हो गया। तो 1/v का मान निकालेंगे, इस -9 को यहाँ पर रहने देते हैं और यहाँ पर जो
1/24 माइनस एक्स, उसको उस साइड भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देकर रखे रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर करने पर, क्योंकि दोनों के मान 1/v के बराबर हैं, तो जब दोनों को बराबर करेंगे तो मिल जाएगा 1/9 माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/-9 प्लस 1/24 माइनस एक्स। अब 9 वाले पार्ट को एक तरफ कर लीजिए और जो ये वाला पार्ट है, एक्स वाला पार्ट है, इसको एक तरफ कर लीजिए। ठीक, तो हो जाएगा 1/9 प्लस यहाँ पर मिल जाएगा 1/9 और इधर का चीज़ वैसे के वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हर समान है, जब हर समान रहता है तो ऊपर की घात जो ऊपर का अंश होता है उसे जोड़ देते हैं, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 1 नीचे कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। अब ऊपर जब 24 माइनस एक्स का गुणा इधर कराएंगे तो मिल जाएगा 24 माइनस एक्स, और जब एक्स का गुणा कराएंगे एक में तो मिल जाएगा एक्स, और एक्स से एक्स कट जाएगा, यहाँ पर एक्स से एक्स कट जाएगा, और नीचे जब गुणा कराएंगे, जब नीचे गुणा कराएंगे एक्स का 24 माइनस एक्स में तो मिल जाएगा 24 एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर 2/9 से 24 को काटेंगे, यहाँ पर जो 2 है 24 को काटेंगे कितना मिल जाएगा, 12 बार में कटेगा, तब यहाँ समीकरण क्या बन जाएगा, गुणा कराने पर 24 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 108। जब इसको हम लोग एक समीकरण के रूप में बनाएंगे तो इतना मान मिल जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे, अब 108 को तोड़ेंगे दो भागों में कि जोड़ने पर क्या है 24 आए, तो करेंगे 18 6 का 18 और 6 में तोड़ेंगे, क्योंकि 18 6 का 108 होता है, और 18 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 24। तो इसको तोड़ने पर हम लोग का मान आ जाएगा, एक मिलेगा एक्स का मान 18 और दूसरे का मिलेगा 6। तब यहाँ से हम लोग क्या निष्कर्ष निकालेंगे, अतः लेंस को पहले स्रोत O1 से 18 सेंटीमीटर व O2 से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने से दोनों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर प्राप्त होंगे। मैं इसकी PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरीके से इसलिए नहीं समझा पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक, तो आप लोग, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग इसको बेहतर तरीके से समझ जा रहे होंगे, कोई परेशानी नहीं हो रही होगी आप लोगों को। अब आगे देखिए, तीसरे नंबर का घ प्रश्न, 800 एंगस्ट्राम एवं 700 एंगस्ट्राम तरंगदैर्घ्य की पराबैंगनी किरणें जब हाइड्रोजन परमाणु पर उनकी मूल अवस्था में डाली जाती हैं तो उनसे क्रमशः 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। प्लांक नियतांक का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोग को प्लांक नियतांक का मान ज्ञात करना है, तो पहले तो हेडिंग डाल देंगे, प्रश्नोत्तर तीसरे का ग। अब हल में लिखेंगे, दिया है λ1 कितना है 800 एंगस्ट्रॉम, और जब एंगस्ट्रॉम को बदलेंगे मीटर में तो इतना मिल जाएगा, और λ2 दिया गया 700 एंगस्ट्रॉम, जब इसको मीटर में बदलेंगे तो इतना मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऊर्जा का मान दिया गया है कि जो E1 है वो कितना है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलेंगे तो इतना मिल जाएगा, और E2 कितना है 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब इसको भी हम लोग जूल में बदलेंगे तो इतना मिल जाएगा। अब यहाँ से खेल होता है शुरू। अब लिखेंगे, हम जानते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन से संबद्ध गतिज ऊर्जा E=hc/λ होती है, जहाँ c क्या है, प्रकाश की चाल है। अब यहाँ पर निकालेंगे प्रथम तरंग दैर्ध्य के लिए, प्रथम तरंग दैर्ध्य के लिए क्या हो जाएगा, E1 मिल जाएगा hc/λ1, क्योंकि प्रथम तरंग दैर्ध्य तो λ1 लेंगे। ठीक, अब ई का मान हम लोग निकाले थे पहले के लिए, तो आया था 2.88 × 10⁻19। hc को रहने देंगे, और जो यहाँ पर मान है λ1 का वो था 800 एंगस्ट्रॉम, और जो 800 एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदले तो इतना मिल गया था। तब यहाँ से जब इसको सॉल्व करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ से हम लोग c का मान रख देंगे। c का मान होता है 3 गुणे, c का मान क्या होता है, c का मान होता है 3 × 10⁸। जब यहाँ से मैं, जब इसको 3 को मैं 3000 बनाऊंगा, जब 3000 बनाऊंगा तो 10 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है 3000 × 10⁵। अब देखिए 3000 को जब मैं 800 से काटूंगा तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, और जो 10⁻−10 है ऊपर जाकर बन जाएगा 10⁻15, और जब 8 से 30 को काटूंगा तो मिल जाएगा 3.75। अब इसको समीकरण नंबर 1 बनाकर मैंने यहाँ पर छोड़ दिया। ठीक, अब आगे देखिए,
अब निकालेंगे द्वितीय तरंग दैर्ध्य के लिए। द्वितीय तरंग दैर्ध्य के लिए E2 का मान निकालेंगे तो मिल जाएगा hc/में λ2। अब E2 का मान आया था हम लोग का 6.4 × 10⁻19 और hc तो ऐसे रहेगा, और λ2 का मान आया था 700 × 10⁻10। ठीक, अब नीचे देखिए 6.4 × 10⁻19 और h, फिर वही मैंने जो c का मान अर्थात प्रकाश की चाल का मान मैंने रख दिया 3000 × 10⁵ जो कि 3 × 10⁸ के ही बराबर होता है। अब यहाँ से 2 0 कट गया और 10⁻10 चला गया तो बन जाएगा ऊपर जाकर 10⁻15 बन गया, और जब 7 से काटूंगा 30 को तो मिल जाएगा 4.28। इसको ही मान लिया मैंने समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देंगे, अर्थात समीकरण 2 मैंने समीकरण 1 करने पर, तो जब यहाँ से घटाएंगे आप लोग समीकरण को देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर समझाने में थोड़ा सा मुझे कठिनाई हो रही है। तो जहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर जो h है उसको कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर h क्या है, प्लांक नियतांक है, उसी का मान हम लोग को ज्ञात करना है, तो h को कॉमन ले लेंगे और बाकी चीज़ों को रहने देंगे। और जब सारा के कैलकुलेशन कर हम लोग नीचे आएंगे तो काट पीट करने के बाद हम लोग को h का मान मिल जाएगा 6.64 × 10⁻34। ये हम लोग को प्लांक स्थिरांक का मान मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ, अब हम लोग का यहाँ तक हो गया खंड, हम लोग का खंड सा भी खत्म हो गया। ठीक दोस्तों, फिर मैं आप लोगों से कह दे रहा हूँ कि यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। सिर्फ आप लोगों के कमेंट पर मैंने इस वीडियो को लाया है, क्योंकि केमिस्ट्री का मैंने जब वीडियो डाला था तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छा उस पर रिएक्ट किया था, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगी है और मैंने एक एक शब्द चुन कर लिखे हैं ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए और धैर्य से वीडियो देखिए, और जो लोग वैसे ही आए हैं तो वो तो लोग चले ही जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखिए खंड द है, खंड द के प्रश्न में बोल रहा है चौथे का क, प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, व्यतिकरण की शर्तें लिखिए। 3 नंबर का प्रश्न ये है। तो अब इसके आंसर में लिखेंगे, पहले हिंट डालेंगे खंड द, उसके अंतर्गत प्रश्नोत्तर 4 का क। अब लिखेंगे प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, इसके अंतर्गत लिखेंगे, इसके अंदर क्या लिखेंगे, कोई 2 समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगे जिनके आयाम समान हों जब किसी माध्यम में एक साथ संचरित होती हैं तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती हैं। कुछ स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम तथा कुछ अथवा शून्य होती हैं, जबकि कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। ठीक, प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण की इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। आप लोग ये लोग जानते ही होंगे जो लोग व्यतिकरण के बारे में पढ़े होंगे। अब लिखना है व्यतिकरण की शर्तें, तो लिखेंगे व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें, अर्थात क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए तभी व्यतिकरण संभव हो। तो इसके पॉइंट 1 में लिखेंगे, दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए, अर्थात दोनों तरंगों के बीच कालांतर समय के साथ नियत होने चाहिए। ये तो पहली पॉइंट हो गई। अब दूसरी पॉइंट में लिखेंगे, दोनों तरंगों की आवृत्तियां तथा तरंग दैर्ध्य बराबर होने चाहिए। और तीसरी पॉइंट में लिखेंगे, अच्छे व्यतिकरण के लिए प्रकाश स्रोत बहुत संकीर्ण अथवा पतले होने चाहिए, तभी व्यतिकरण संभव हो सकता है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर चौथे का ख, एक प्रसारण केंद्र से 300 मीटर तरंग दैर्ध्य वाली तरंग प्रसारित की जाती है। एक 2.4 माइक्रोफैरड धारिता वाला संधारित्र उपलब्ध है। अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक कुंडली के प्रेरकत्व का परिकलन कीजिए। तो यहाँ पर क्या करना है, प्रेरकत्व का मान ज्ञात करना है। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग प्रश्नोत्तर चौथे का ख। जिस प्रकार मैं यहाँ पर हेडिंग डाल रहा हूँ, जिस प्रकार आप लोग को समझा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, उसी प्रकार आप लोग को बोर्ड एग्जाम में लिखना है। इसीलिए मैंने यहाँ पर किसी काले नीले पेन का यूज, यहाँ पर मैंने लाल अथवा किसी अन्य कलर का पेन का यूज नहीं किया, सिर्फ काले और नीले का ही यूज किया है। सिर्फ मैं समझाने के लिए यहाँ पर लाल का यूज कर रहा हूँ। ठीक, अब इसके हल में लिखेंगे, दिया है तरंग दैर्ध्य कितना दिया है 300 मीटर,
धारिता कितना दिया है 2.4 माइक्रोफैरड। जब फैरड माइक्रोफैरड को बदलेंगे फैरड में तो 10⁻⁶ से गुणा करा देंगे। प्रेरकत्व L का मान हम लोग को पता करना है। अब हम लोग जानते हैं कि अनुनादी स्थिति में अनुनादी परिपथ के लिए जो फ्रीक्वेंसी का मान होता है आवृत्ति का, वो होता है 1/2 पाई रूट में LC, जहाँ पर L क्या है प्रेरकत्व है, C क्या है धारिता है। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी F का मान होता है वो कितना होता है C/λ। तो फ्रीक्वेंसी F का मान हम लोग क्या लग दिए हैं C/λ, जहाँ C क्या है प्रकाश का वेग है। इसके बराबर में क्या मिल जाएगा 1/2 पाई रूट में LC। अब ये देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन कब होता है लोगों को, यहाँ पर भी C है यहाँ पर भी C है, ये C भाई धारिता के लिए है और ये C प्रकाश की चाल है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब C का मान कितना होता है, C का मान होता है 3 × 10⁸ और लैम्डा का मान कितना दिया गया था 300, वो रख देंगे और इधर कर देंगे 1/2 पाई का मान होता है 3.14 और रूट में L का मान कितना है वो तो पता नहीं, हम लोग को निकालना है और C का मान दिया गया था 2.4 × 10⁻⁶। जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को निकालना है यहाँ पर L का मान। L का मान निकालने के लिए हम लोग को पहले दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा वर्ग करना पड़ेगा। तो लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ से 10⁻⁶ का मिल जाएगा 10⁻12 और इधर के निकालेंगे तो इस तरीके से मिल जाएगा। और जब इसको पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो L का मान हम लोग को मिल जाएगा, L का मान 1.05 × 10⁻⁸। ठीक, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ग क्या बोल रहा है, विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ मतलब बताए किरचॉफ, विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम लिखिए। 3 नंबर का प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग इसको हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर चौथे का ग, इसमें लिखेंगे किरचॉफ का नियम। क्या लिखेंगे किरचॉफ का नियम। इसके अंतर्गत लिखेंगे किरचॉफ ने जटिल विद्युत परिपथ संबंधी 2 नियम प्रस्तुत किए जिसे किरचॉफ का नियम कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे, किरचॉफ का पहला नियम क्या है, किरचॉफ का पहला नियम है संधि नियम अथवा धारा नियम। पहला नियम क्या है संधि नियम अथवा धारा नियम। इसके अंतर्गत लिखेंगे किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। बीजगणितीय योग का यहाँ पर मतलब ये है कि उसको चिन्ह के साथ लेंगे। अब यहाँ पर लिखा गया है संधि की ओर जाने वाली धाराओं का मान धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का मान ऋणात्मक लिया जाता है, यही बीजगणितीय नियम है। ठीक, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा छोटा सा चित्र बना दिया है। देखिए यहाँ पर कुछ धाराएं आ रही हैं, कुछ धाराएं संधि से दूर जा रही हैं, तो यहाँ पर इसका मान निकालने पर मिल रहा है, ये मान मिल रहा है। यहाँ पर सभी का योग की बीजगणितीय योग कितना मिल रहा है 0 मिल रहा है। ये तो हो गया पहला नियम खत्म। अब निकालेंगे किसका किरचॉफ का जो दूसरा नियम है उसको हम लोग देखेंगे। किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है लूप नियम अथवा वोल्टता नियम। इसके अंतर्गत क्या देखेंगे किसी परिपथ के प्रत्येक बंद भाग के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस भाग में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात सिग्मा आई आर, अर्थात आई धारा है और आर प्रतिरोध है, उसका मान किसके बराबर होगा, उसका मान उस भाग में लगे हुए सारे विद्युत वाहक बलों के बराबर होगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर देखने वाली ये है कि धारा की दिशा में चलने पर धारा का मान संगत प्रतिरोध का मान धनात्मक लेते हैं। ये हम लोग को चिन्ह परिपाटी के तौर पर याद करना है। अब यहाँ पर छोटा सा चित्र बनाया गया है कि यहाँ पर देखिए ये एक खंड है और ये एक खंड है, दोनों में क्या है यहाँ पर R1 प्रतिरोध लगा है, यहाँ पर R2, यहाँ पर R3 लगा हुआ है और यहाँ पर पहले वाले भाग में लगा है E1 विद्युत वाहक बल, यानी कि बैटरी लगी है तो उसका प्रतिरोध कितना विद्युत वाहक बल कितना है E1 है, यहाँ पर इसका विद्युत वाहक बल E2 है। ठीक, तो जब हम लोग इसको जब इसमें किरचॉफ के लूप का नियम लगाएंगे, किरचॉफ के लूप नियम से बंद पास 1 के लिए, तो देखिए यहाँ पर जो धारा आई है वो आर में जा रही है, इस तरीके से हम लोग ले रहे हैं
देखिए मैंने यहाँ पर लाल कलर से थोड़ा सा पहले से ही खा दिया है कि इस प्रकार से हम लोग चल रहे हैं। तो जो I1 धारा है जब R1 में जाएगी तो यहाँ पर प्लस लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो I2 धारा है, I2 धारा को जब हम लोग ये इस खंड में लेंगे E2 के साथ, तो यहाँ पर धारा क्या है, विपरीत है। तो इसका मान हम लोग I2 और R2 का मान यहाँ पर I2 और यहाँ पर R2 का मान क्या लेंगे हम लोग, माइनस लेंगे, क्योंकि विपरीत है। और बराबर में देखिए पहले में तो E1 धारा की दिशा में है तो प्लस ले लिया, और यहाँ पर E2 क्या है, धारा के विपरीत में है तो यहाँ पर इसको माइनस ले लिया। इसी प्रकार बंद पास 2 के लिए भी करेंगे तो इतना उसका मान मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग किरचॉफ का दोनों नियम खत्म हो गया। अब आगे देखिए प्रश्नोत्तर नंबर प्रश्न कितना है, चौथे का ग देखेंगे कि एल लंबाई की एक तांबे की छड़ बी तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से एक सिरे के परितः घूर्णन कर रही है। सिद्ध कीजिए कि छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर 1/2 ओमेगा बी एल स्क्वायर है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो अब लोग हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर चौथे का ग और लिखेंगे हल। माना एल लंबाई की छड़ अपने एक सिरे ओ के परितः ओमेगा कोणीय वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में लंबवत तल में घूर्णन कर रही है। माना प्रारंभ में छड़ की स्थिति बिंदु P पर थी। dt समयांतराल में छड़ d थीटा कोण घूमकर Q स्थिति पर आ जाती है। अब थोड़ा इसको समझ लीजिए कि कैसे कैसे मैंने बात किया। देखिए मैंने कहा कि ये एल लंबाई की एक छड़ है, ठीक, एल लंबाई की छड़ है जो कि अपने कितने ओ, जो इसका स्थिति क्या है, ओ है, इसमें वो कितने पर है, बिंदु पी पर उसकी स्थिति थी, और डी टी समय अंतराल में डी थीटा कोण घूमकर वो क्यू स्थिति पर चली जाए। ठीक, तो यहाँ पर जो ये चाप बना है उसका मान कैसे निकालेंगे, क्योंकि चाप बराबर होता है कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो जब चाप का मान निकालेंगे तो आ जाएगा एल डी थीटा। तो हम लोग इसको, जो चाप को हम लोग ये चित्र बना है, हम लोग इसको चाप की तरह रिलेट नहीं करेंगे। अब हम लोग इसको एक त्रिभुज की तरह रिलेट करके इस सवाल को लगाएंगे, यही इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक, और एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि मैं 2014, 2015, 2016, 2018, 19, 20 सब परीक्षाओं में लगातार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। देखिए dt समय अंतराल में छड़ द्वारा घूमकर घेरा गया क्षेत्रफल अर्थात उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, वक्रीय त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल लेंगे, और उसका क्षेत्रफल कितना है, d ये छोटा सा क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल कितना होता है त्रिभुज का, 1/2 छड़ की लंबाई अर्थात 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है ना, उसी प्रकार 1/2 छड़ की लंबाई उसका क्या है, आधार है, और P से Q तक की दूरी क्या है, उसकी ऊंचाई है। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये छड़ की लंबाई क्या है, आधार है, और P से Q की ये दूरी क्या है, उसकी ऊंचाई है। इस प्रकार क्षेत्रफल को लेंगे हम लोग। तो छड़ की लंबाई हम लोग कितनी थी, ये छड़ की लंबाई का मान कितना था, L था, और P से Q की दूरी जो उसका चाप था वो कितना था, LD थीटा था। तो इसी प्रकार जब क्षेत्रफल का मान निकालेंगे DA तो आ जाएगा 1/2 L स्क्वायर D थीटा। अब आगे देखिए, अब निकालेंगे अब क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर था, समय के साथ उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है। तो निकालेंगे तो मिल जाएगा DA/dt, और जब उसके अरे दाहिने साइड निकालेंगे तो मिल जाएगा 1/2 L स्क्वायर D थीटा अपन dt। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि परंतु हम जानते हैं कि कोणीय वेग जो होता है वो कोणीय दूरी बटे समय अंतराल के बराबर होता है। अब यहाँ पर कोणीय दूरी क्या है, कोणीय दूरी वही है d थीटा है, जितना कोण वो घुमा है, और समय अंतराल dt ही है। तो ओमेगा बराबर क्या मिल जाएगा, d थीटा अपन dt। अब इसी ओमेगा का मान हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, ये d थीटा बाई dt है ना, यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, ओमेगा रख देंगे। इसलिए da/dt बराबर 1/2 L स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा हम लोग यहाँ पर लाकर रख दिए। अब इसको समीकरण नंबर हम लोग 1 नाम दे दिए। अब आगे देखिए, छड़ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर होता है BA cos थीटा। अब यहाँ पर थीटा का मान 0 है, क्यों, क्योंकि जो इस प्रकार जो हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र है, इस प्रकार है, चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार है, और जो हम लोग का क्षेत्रफल है वो इस प्रकार है कि नहीं है। तो यहाँ पर इसका भी क्षेत्रफल सदिश ऊपर, और चुंबकीय क्षेत्रफल का जो चुंबकीय क्षेत्र वो भी ऊपर है, तो दोनों के बीच क्या मिलेगा, कोण तो 0 डिग्री मिलेगा ना, और cos 0 डिग्री का मान होता है 1।
तो यहाँ पर जो फाई का मान मिल जाएगा अर्थात चुंबकीय फ्लक्स का मान वो मिल जाएगा B इंटू ए। चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना मिल जाएगा B इंटू ए। अब देखिए छड़ के घूमने के कारण छड़ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन निकालेंगे तो मिल जाएगा डी फाई अपॉन डी टी। और यहाँ पर बी और ए में जब करेंगे उसके परिवर्तन तो मिल जाएगा बी बाहर हो जाएगा और ए के साथ मिल जाएगा डी ए अपॉन डी टी। इसका समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब आगे लिखेंगे समीकरण 1 से डी ए बाई डी टी का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर डी ए बाई डी टी का मान मिला था ना हम लोग को उधर एल स्क्वायर ओमेगा 1/2 एल स्क्वायर ओमेगा वो मान हम लोग यहाँ पर रखेंगे। तो ये यहाँ पर मान रखेंगे 1/2 एल स्क्वायर ओमेगा और यहाँ पर बी पहले से है तो मिल जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी 1/2 एल स्क्वायर ओमेगा इंटू बी। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ लिखेंगे फैराडे के नियमानुसार छड़ के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान। जब प्रत्यावर्ती धारा नामक हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं कि जो फैराडे के नियमानुसार वो फैराडे कहते हैं कि किसी भी कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो उसके फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो इसी प्रकार यहाँ परंतु यहाँ पर कोई ऋणात्मक वाली बात नहीं हुई है, इसीलिए फ्लक्स परिवर्तन की दर को ही हम लोग क्या मान लेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल मान लेंगे। तो क्या मिल जाएगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की दर के बराबर हो जाएगा और डी थीटा बाई डी टी का मान कितना है इतना है तो वही मान लिया रख देंगे तो मिल जाएगा इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा बी एल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग का सिद्ध हो गया जो कि सिद्ध करने के लिए बोल रहा था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग चौथा देखेंगे। अब अंगा प्रश्न देखेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है इसके नियम लिखिए। 3 नंबर का प्रश्न है, इसको चलिए देखते हैं। ठीक, तो हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर चौथे का अंग नंबर, इसके अंदर के लिखेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव, हेडिंग डाल देंगे क्या प्रकाश विद्युत प्रभाव, हेडिंग डाल देंगे और इसके अंतर्गत लिखेंगे जब एक निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित किया जाता है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। यही घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाती है। इसकी खोज किसने की थी 1887 में हर्ट्ज ने की थी। अब उसने पूछा है प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, वही बताना है तो डाल देंगे हेडिंग प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। इसके अंतर्गत लिखेंगे धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, ये पहला नियम है। फिर अगला नियम क्या है, अगला नियम है धातु की सतह से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात जितनी ज़्यादा आवृत्ति होगी उतनी ही ज़्यादा उसमें से प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। फिर आगे देखिए, आगे है धातु की सतह से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। अर्थात जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उसमें से उत्सर्जित होते हैं निकलते हैं वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करते। अर्थात प्रकाश की तीव्रता कितनी भी ज़्यादा हो, कितनी मात्रा में प्रकाश हो रहा है उससे हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है, प्रकाश की आवृत्ति तेज होनी चाहिए। ठीक, ये हो गया तीसरा नंबर पॉइंट। अब चौथी पॉइंट लिखेंगे क्या किसी प्रकाश सुग्राही धातु के लिए एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति होती है जिससे कम आवृत्ति पर धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता। इस न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। अर्थात कम से कम एक ऐसी प्रकाश की आवृत्ति होनी चाहिए जिस पर उस धातु से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, वही उस न्यूनतम आवृत्ति क्या कहलाती है देहली आवृत्ति कहलाती है। अब आगे देखिए प्रश्नोत्तर नंबर प्रश्न 5वां नंबर देखेंगे। यहाँ पर चौथे का पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब 5वां क्वेश्चन देखेंगे। 5वें का ट्रांसफार्मर क्या है इसकी संरचना के बारे में लिखिए। 3 नंबर का प्रश्न ये भी है। तो डालेंगे हम लोग हेडिंग डालेंगे पहले प्रश्नोत्तर 5वें का उसके अंतर्गत लिखेंगे ट्रांसफार्मर। यह एक ट्रांसफार्मर में क्या लिखेंगे,
यह एक अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान परिवर्तित किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर दिष्ट वोल्टताओं के लिए उपयोगी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इससे कोई फ्लक्स परिवर्तन हो ही नहीं पाता है, जिससे ट्रांसफार्मर काम नहीं करता है। अब लिखेंगे, कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है उच्चाई ट्रांसफार्मर, दूसरा है अपचाई ट्रांसफार्मर। दोनों के बारे में हम लोग को लिखना है। तो डालेंगे पहली हेडिंग क्या डालेंगे? उच्चाई ट्रांसफार्मर। इसके अंतर्गत लिखेंगे, इसके द्वारा निम्न विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभव वाली निर्बल विद्युत धारा में बदला जाता है। फिर लिखेंगे, अब इसकी रचना या बनावट के बारे में लिखेंगे कि रचना, इसकी बनावट या कैसी होती है। तो लिखेंगे, इसमें एक पटलित क्रोड की एक भुजा पर तांबे के तार की कुंडली लपेटी जाती है, जिसकी वोल्टता हमें घटानी या बढ़ानी होती है। इस कुंडली को प्राथमिक कुंडली कहते हैं। अब आगे देखिए, प्राथमिक कुंडली के सामने वाली भुजा पर तांबे के तार की एक और कुंडली लपेटी होती है, जिसे द्वितीयक कुंडली कहते हैं। इसके सिरों से हमें निर्गत वोल्टता प्राप्त होती है। अब इसका मैंने एक चित्र बना दिया है। देखिए, ये तो हम लोग का है ट्रांसफार्मर। क्या है? ट्रांसफार्मर, जिसमें ये पटलित क्रोड लगी हुई है और इसके एक सिरे पर क्या लगा है? प्राथमिक कुंडली लगी है, जहाँ से हम लोग वोल्टता देते हैं। और एक सिरे पर क्या लगी हुई है? एक सिरे पर लगी हुई है द्वितीय कुंडली, जहाँ से हम लोग वोल्टता प्राप्त करते हैं। यह है पटलित क्रोड। ठीक, अब आप लोग इसका आउटलुक पता कर सकते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पर मैंने चित्र बनाया है उच्चाई ट्रांसफार्मर का। किसका? उच्चाई ट्रांसफार्मर का चित्र मैंने यहाँ पर बनाया है कि यहाँ पर एक कॉइल ये है और ये एक कॉइल ये है। ठीक, ये प्राथमिक कुंडली है। अब यहाँ पर प्राथमिक कुंडली है और ये द्वितीय कुंडली ये है। थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लीजिए, फिर मैं यहाँ पर इस चित्र पर वापस आऊंगा। लिखेंगे, उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या से कम होती है। अब देखिए, थोड़ा सा पीछे आइए। ये उच्चाई ट्रांसफार्मर है, इसमें क्या है? ये प्राथमिक कुंडली है। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम दिखाई दे रही है कि नहीं? आपको दिखाई दे रही है। और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है। तो यही बोला गया है कि एनपी कम है। एनपी यहाँ पर अर्थात जो प्राइमरी कॉइल है अर्थात प्राथमिक कुंडली है, उसमें फेरों की संख्या कम है, जबकि सेकेंडरी जो कॉइल है उसमें फेरों की संख्या ज़्यादा है। फिर आगे देखिए, दूसरे पॉइंट में लिखा हूँ, इससे प्राथमिक कुंडली की वोल्टता द्वितीय कुंडली की वोल्टता से कम होती है। अर्थात जो ये प्राथमिक कुंडली है, इसमें वोल्टता कम है, अर्थात वीपी का मान कम है और वीएस का मान ज़्यादा है। ये हो गया हम लोग की उच्चाई ट्रांसफार्मर की बात। अब हम देखेंगे अपचाई ट्रांसफार्मर। क्या देखेंगे? अपचाई ट्रांसफार्मर। इसमें लिखेंगे, इसके द्वारा उच्च विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को निम्न विभव वाली प्रबल विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें प्राथमिक कुंडली है, यह है द्वितीय कुंडली। थोड़ा सा पढ़ लीजिए, फिर मैं वापस इस पर आऊँगा समझाने के लिए। ठीक, क्या पहले पॉइंट क्या है? अपचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में तांबे के तारों के फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या से ज़्यादा होती है। अब इसको बात को समझिए। देखिए, यहाँ पर जो प्राथमिक कुंडली है, इसमें फेरों की संख्या ज़्यादा है, जबकि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। ये इसकी पॉइंट है, अर्थात एनपी ज़्यादा है एनएस से। ठीक, अब दूसरी पॉइंट है, इसमें प्राथमिक कुंडली की वोल्टता द्वितीय कुंडली से अधिक होती है, अर्थात जिसमें फेरों की संख्या अधिक होगी उसकी वोल्टता भी हम लोग अधिक देंगे। इसमें वीपी का मान क्या है? ज़्यादा है, जबकि वीएस का मान कम है। ठीक, ये तो हो गया हम लोग का अपचाई ट्रांसफार्मर। अब देखिए पांचवें प्रश्न का कहाँ गया? पांचवें प्रश्न का ख नंबर 2 × 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। अब हम लोग को इसको बताना है, तो पहले हेडिंग डाल देंगे प्रश्नोत्तर नंबर 5 का ख। इसके अंतर्गत लिखेंगे, हल दिया है वृत्त की त्रिज्या r बराबर 2 × 10⁻10 मीटर
और फिर इसमें लिखा गया है इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है, 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड है। और हम लोग को पता करना है वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी का मान। जिस प्रकार मैं लिखा हूँ इस प्रकार ठीक इसी प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ठीक, अब आगे देखिए क्या है कि वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है। जो सूत्र होता है वो होता है B = μ0/2 I/r, जहाँ पर I क्या विद्युत धारा है, R क्या है उस कुंडली की त्रिज्या है। अब यहाँ पर हम लोग I का मान पहले निकालेंगे, तो I बराबर क्या होता है Q/T। Q क्या है, आवेश, अर्थात आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं ना, वही मान यहाँ पर है। यहाँ पर T बराबर 2πr/v, अर्थात यहाँ पर क्या निकालेंगे, हम लोग जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो यहाँ पर दूरी क्या है, दूरी इसकी परिधि है, और चाल कितनी इलेक्ट्रॉन की v है, तो यहाँ पर हम लोग ये निकाल लिए। और यहाँ पर Q का मान कैसे निकालेंगे, Q बराबर होता है N × E, या सिर्फ हम लोग यहाँ पर E भी ले सकते हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर I का मान मिल जाएगा Ne/में 2πr/v, जब v ऊपर जाएगा तो मिल जाएगा I बराबर Nev/2πr। अब यहाँ पर जो सूत्र था यहाँ पर I के स्थान पर हम लोग ये मान रखेंगे। जब ये मान रखेंगे I के स्थान पर तो मिल जाएगा B = μ0/2 Nev/2πr × 1/r। ठीक, अब देखिए B का मान मिल जाएगा μ0 Nev/में 4π और r का स्क्वायर, r गुणा जाएगा तो मिल जाएगा r का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि μ0/4 का मान कितना है, μ0/4 का मान है 10⁻⁻7। ठीक, तो यहाँ पर B की जगह पर जब B का मान निकालेंगे तो μ0/4π का मान रख देंगे 10⁻⁻7, और जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हम लोग का B का मान कितना मिल जाएगा, B का मान मिल जाएगा 1.2 Nm/m। ठीक, अब यहाँ पर मैं पूरा सॉल्यूशन आपको ऐसे समझाते हुए नहीं चलूँगा, सिर्फ आप लोग देख लीजिए कि आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, फिर आप लोग आराम से कर लेंगे। ठीक, अब आगे देखिए 5वें का ग नंबर प्रश्न, एक अपवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी में प्रतिबिंब का बनना स्वच्छ किरण आरेख बनाकर समझाइए। अब इसको देख लीजिए, हेडिंग डालेंगे। अब थोड़ा सा पहले मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अब ठीक है, हेडिंग डालेंगे आप लोग प्रश्नोत्तर 5वें का ग। क्या डालेंगे हेडिंग, प्रश्नोत्तर 5वें का ग। उसके अंतर्गत लिखेंगे अपवर्तनीय दूरदर्शी, क्या अपवर्तनीय दूरदर्शी, और फिर इसके अंतर्गत लिखेंगे रचना। क्या लिखेंगे, रचना। इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है। अब मैं चित्र भी बनाकर भी दिखाऊंगा, जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। नली के दूसरे सिरे पर एक दूसरी नली फिट होती है जिसके बाहरी सिरे पर एक छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है जिसे अभिनेत्र या नेत्रिका कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर है चित्र। दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए ना सोचिए कि आप लोग अनुमान लगा सकते हैं मैंने कितनी मेहनत की है। इसको लिख कर मैंने इतनी तरीके से कि कोई गलती ना हो फिर इस मैंने वीडियो को तैयार किया है। तो आप लोग अभी भी मेरी मेहनत का आप लोग को अंदाज़ा नहीं लग रहा है तो आप लोग मत लाइक कीजिए, और आप लोग को लग रहा है कि मैंने इस वीडियो में मेहनत की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए ज़रूर से। अब देखिए यहाँ पर एक चित्र बनाया है, यहाँ पर है अभिदृश्यक लेंस और यहाँ पर है नेत्रिका। अब अभिदृश्यक लेंस के सामने मैंने एक वस्तु रख दी AB, जिससे दो किरणें चलती हैं समांतर इसके। तो जो पहली किरण है ये इसके कहाँ से जाती है, ऐसे होती हुई जाती है, और जो यहाँ पर हम लोग का रखा है दूसरी ओर नेत्रिका पर पड़ती है और यहाँ से ऐसे सीधे निकल जाती है। इसी प्रकार ये जो दूसरी प्रकाश किरण है वो ऐसे जाती है और ये भी नेत्रिका पर टकराकर समांतर निकल जाती है। जब इन दोनों रेखाओं को पीछे हम लोग मिलाते हैं तो जाकर एक पॉइंट पर मिलती हैं जहाँ पर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक, आप लोग इस चित्र को ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक, अब मैं थोड़ा सा आगे आप लोग को इसके बारे में जो मैं लिखा हूँ उसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक, आगे चलिए। अब यहाँ पर है प्रतिबिंब का बनना।
उपरोक्त चित्र में दूरदर्शी का अभिदृश्यक लेंस O तथा नेत्रिका E दिखाए गए हैं। ए बी एक दूर स्थित वस्तु है जिसका ए सिरा दूरदर्शी की अक्ष पर स्थित है। फिर आगे लिखेंगे, अभिदृश्यक लेंस के द्वारा वस्तु ए बी का वास्तविक उल्टा व छोटा प्रतिबिंब ए बी ए डैश बी डैश लेंस के द्वितीय फोकस एफ ओ पर बनता है। यह प्रतिबिंब नेत्रिका ई के लिए वस्तु का कार्य करता है। अतः नेत्रिका ए डैश बी डैश का आभासी सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बनाती है। अब थोड़ा सा पीछे आइए, देखिए यह है अभिदृश्यक लेंस। अभिदृश्यक लेंस वस्तु ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? यह बनाता है ए डैश बी डैश। और यही जो प्रतिबिंब है इस दूसरे लेंस के लिए क्या करता है? वस्तु का कार्य करता है। तो यहाँ पर ये जो वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनाती है आभासी, वो उल्टा बनाती है, परंतु वस्तु से क्या बनाती है? बहुत बड़ा बनाती है। ठीक, यही आप लोग को बताना था। अब आगे देखिए, पांचवें प्रश्न का ग हो गया। पांचवें प्रश्न का घ देखिए, एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, वो कितनी चाल प्राप्त कर लेगा? इसको सॉल्व करना है। 3 नंबर का प्रश्न है। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर 5वें का ग। हेडिंग क्या डालेंगे? प्रश्नोत्तर 5वें का ग। इसके अंतर्गत लिखेंगे हल दिया है विभव V बराबर 500 वोल्ट, इलेक्ट्रॉन की चाल VE हम लोग को पता करना है। अब लोग यहाँ पर थोड़ा सा बात को समझिए। क्या समझिए? कि किसी इलेक्ट्रॉन को विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो किया गया कार्य होता है वह उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। अर्थात जो W होता है वह K के बराबर होता है। और W बराबर क्या होता है? V इंटू क्यू। जब K का मान निकालेंगे तो हम लोग का मिल जाएगा V इंटू वी ई। अब देखिए यहाँ पर Q की जगह मैंने E ले लिया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की चाल की बात कर रहा है। इसको समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। अब आगे देखिए, लिखेंगे तथा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा यदि उसका द्रव्यमान m तथा वेग ve हो तो गतिज ऊर्जा क्या मिल जाएगी? K बराबर 1/2 mve का स्क्वायर। यहाँ पर ve क्या है? उस इलेक्ट्रॉन की वेग है। उस इलेक्ट्रॉन का क्या है? वेग है। अब समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर ve बराबर क्या मिल जाएगा? 1/2 mve का स्क्वायर। यहाँ पर देखने वाली बात है कि यहाँ पर ve है, ये है विभवांतर, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश, और यहाँ पर ये जो ve है ये इलेक्ट्रॉन का वेग। यहाँ पर फर्क आप लोग समझिएगा। जब हम लोग इसका वेग का मान निकालेंगे तो ये चला जाएगा 2 से गुणे में, तो बन जाएगा 2ve और m आ जाएगा इसके नीचे। जब इसको हम लोग पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो ve का मान अर्थात इलेक्ट्रॉन के वेग का मान मिल जाएगा हम लोग को 1.32 गुणे 10 से घाते 7 मीटर प्रति सेकेंड। ये इसका मान हम लोग को मिल जाएगा। अब आगे देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 5 का अंग प्रश्न, बोर के परमाणु मॉडल की अभिगृहित लिखकर समझाइए। प्रश्न ये 3 नंबर का प्रश्न है। तो इसका उत्तर देखिए, उसके उत्तर में क्या लिखेंगे? पहले तो हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर 5वें का अंग, और इसके अंतर्गत लिखेंगे बोर का परमाणु मॉडल। फिर लिखेंगे रदरफोर्ड के मॉडल में उत्पन्न कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत उपयोग में लिया। और इसके अनुसार बोर ने क्या कहा? पहला पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन लगातार बिना ऊर्जा खोए अपनी अनुमत या निर्धारित कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा की मात्रा निश्चित होती है, अतः इन्हें ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। देखिए जैसे कि कोई परमाणु है और यहाँ पर इसके बाहरी तरफ क्या है? कक्षाएं बनी हुई हैं। इसकी क्या बनी हुई है? कक्षाएं बनी हुई है इसके बाहर तरफ। ये सारी जितनी कक्षा बनी हुई है इसी में जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है वो घूमते रहता है। अब यहाँ पर जो पहली कक्षा होती है उसे किसे बोलते हैं? उसे बोलते हैं के, अर्थात पहली कक्षा, और दूसरी कक्षा को बोलते हैं एल, तीसरी को एम, चौथी को एन, ऐसे नाम देते हैं। ये है बोर के अनुसार। अब दूसरी पॉइंट में लिखेंगे इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनमें कोणीय संवेग mvr का मान h/2π का पूर्ण गुणज होगा, अर्थात mvr/nh/2π, जहाँ पर n क्या है? उस ऊर्जा स्तरों की संख्या है कि किस ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक। तीसरे पॉइंट में लिखेंगे साधारणतया
इलेक्ट्रॉन परमाणु में निम्नतम ऊर्जाओं की कक्षाओं में रहते हैं, यह अवस्था उनकी मूल अवस्था अर्थात ग्राउंड स्टेट कहलाती है। फिर आगे पॉइंट में लिखेंगे, चौथे पॉइंट में, जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, तथा जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है अर्थात ऊर्जा का त्याग करता है। इतना तक प्रश्न हो गया। अब देखिए 5वें का भी सारा प्रश्न हो गया। अब हम लोग का खंड य में आ गए। फिर से मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ वीडियो में धैर्य के साथ बने रहिए। आप लोग को मैं पूरा सलूशन दूंगा। इस वीडियो को बनाने के लिए सिर्फ मेरा यही मकसद है कि जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे 2022 में, 2023 में, 2024 में, जिसमें भी देने वाले हैं, वो लोग अच्छा परफॉर्मेंस करें। अब देखिए खंड य का क्वेश्चन 6 है। प्रश्न 6, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के परावर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को न कराकर मैं इसके अथवा वाला प्रश्न कराऊंगा कि एक पतली एकल झर्री द्वारा एक वर्णी प्रकाश के विवर्तन की विवेचना कीजिए, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यह प्रश्न मैं कराऊंगा। तो पहले हेडिंग डाल देंगे खंड य में क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर छठे का अथवा वाला, प्रश्नोत्तर छठे का अथवा वाला। इसके अंतर्गत एकल झर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन जो है हम लोग वो पढ़ेंगे, एकल झर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन। तो थोड़ा सा मैंने चित्र बना लिया है एकल झर्री के प्रकाश विवर्तन के लिए। अब इसको मैं चित्र को बाद में समझाऊंगा, थोड़ा सा कंटेंट पढ़ लीजिए, फिर आप लोग इसके बात को समझ जाएंगे। ये थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पर है क्या, ये प्रकाश स्रोत है, यहाँ पर एक उत्तल लेंस है और यहाँ पर एक और उत्तल लेंस रखा है। ये क्या है, ये एक एकल झिर्री है जिसकी चौड़ाई कितनी है, जिसकी चौड़ाई है ई, और ये एकल झिर्री की चौड़ाई कितनी है ई। जब यहाँ से प्रकाश जाता है तो इस एकल झिर्री से होते हुए इस लेंस से टकराते हुए इस पर्दे, एक पर्दा रखा है एक्स वाई, यहाँ पर जाकर टकराता है। इसी प्रकार यहाँ से इस प्रकाश स्रोत यश से जो दूसरी प्रकाश किरण इस प्रकार निकलती हुई वो भी जाती है और दूसरे लेंस से टकराकर उसी बिंदु पर मिल जाती है, और जो बीच वाली किरण है वो सीधी विक्षेपित हुए बिना निकल जाती है। तो यहाँ पर क्या बनता है, एक मुख्य उच्चिष्ट बनता है जो कि बहुत ही चमकीला होता है। अब थोड़ा सा आप नीचे इस बात को समझ लीजिए। उपरोक्त चित्र में ए बी एक झिर्री अथवा रेखा छिद्र है जिसकी चौड़ाई ई है, जो कागज तल के लंबवत है। झिर्री पर एक वर्णी प्रकाश स्रोत एस से आने वाले प्रकाश को एक उत्तल लेंस L1 द्वारा अभिलंबवत आपतित किया जाता है। झिर्री से विवर्तित प्रकाश को एक अन्य उत्तल लेंस L2 द्वारा पर्दे XY पर फोकस किया जाता है तथा पर्दे पर विवर्तन प्रतिरूप बनता है। जो तरंगिकाएं बिना विचलित हुए लेंस L2 द्वारा पर्दे के बिंदु O पर फोकस हो जाती हैं तथा दीप्त बैंड बनाती हैं, जिसे मुख्य उच्चिष्ट कहते हैं, जो कि दीप्त होती है अर्थात चमकीली होती है, अर्थात उनको देखा जा सकता है। ठीक, ये तो हो गया बात। इतना पूछा था। फिर उसने पूछा था इसी क्वेश्चन में कि केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई पता करनी है। तो लिखेंगे केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठों के बीच की कोणीय दूरी को केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई कहते हैं। इसे 2θ से निरूपित करते हैं। देखिए अब यहाँ पर उसका चित्र है, यहाँ पर ये हम लोग का क्या है, केंद्रीय उच्चिष्ट है, और इसके जो ये है प्रथम निम्निष्ठ, ये है द्वितीय निम्निष्ठ, यहाँ पर यह है प्रथम निम्निष्ठ, यह है द्वितीय निम्निष्ठ। इसी प्रकार इस साइड में है, दोनों ओर होता है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, इसकी कोणीय चौड़ाई पता करनी है केंद्रीय उच्चिष्ट की। तो निकालेंगे कि केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई क्या होती है, प्रथम निम्निष्ठों के बीच की कोणीय चौड़ाई के बराबर होती है। और जो हम लोग ये केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई है उसे हम लोग किसे दिखाते हैं, 2θ से इसको निरूपित करते हैं, थीटा से नहीं, 2θ से। तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, π/e, और इसकी दूरी है π/e, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी लेनी है ना, π/e और π/e जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2π/e। यही हो जाएगा केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा वाला प्रश्न मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ कि किसी प्रिज्म का
अपवर्तन कोण ए तथा अपवर्तनांक कॉट a/2 है, न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, इस क्वेश्चन को करना है तो पहले तो हिंट डालेंगे प्रश्नोत्तर 7वें का अथवा वाला। ठीक, इसके अंतर्गत लिखेंगे हल दिया है कि अपवर्तन कोण ए है, अपवर्तनांक n का मान दिया है कॉट a/2 और न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n इज इक्वल टू होता है साइन a प्लस न्यूनतम विचलन कोण अर्थात डेल्टा m/2 अपान में साइन a/2। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि जो n का मान दिया है वो क्या दिया है, कोट a/2 दिया है, और यहाँ पर पूरा मान हम लोग वैसे का वैसे रहने देंगे। अब हम लोग जानते हैं कि कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। उसी प्रकार कोट a/2 का मान मिल जाएगा कॉस a/2 अपान में साइन a/2। ठीक, तो यहाँ पर देखिए नीचे साइन a/2 यहाँ पर और नीचे साइन a/2 यहाँ पर, दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर क्या बच जाएगा, अब हम लोग इसको चेंज करेंगे और ऊपर मिल जाएगा कॉस a/2। अब देखिए कॉस a/2 को हम ले सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा करके, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। उसी प्रकार कॉस a/2 को लिखेंगे हम लोग साइन पाई/2 माइनस a/2, वही बात है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी प्रकार जो अरे इस साइड मान मिल जाएगा साइन a प्लस लैम्डा m/2। अब जो तुलना करेंगे तो साइन साइन हट जाएंगे और मिल जाएगा पाई माइनस a/2 यहाँ से, और मिल जाएगा a प्लस लैम्डा/2 यहाँ से। तो यहाँ पर नीचे नीचे 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ऊपर बच जाएगा लैम्डा माइनस a और इधर बच जाएगा a प्लस डेल्टा m। अब डेल्टा m का मान निकालेंगे तो मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, डेल्टा m का मान पाई माइनस 2a। ये हम लोग का आंसर हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 5 नंबर का यहाँ पर दिया गया था। अब आगे देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का पहला, जो क्वेश्चन नंबर 8 का जो मैं करवा रहा हूँ अथवा वाला प्रश्न, जो कि आसान है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के गोले में वायु का बुलबुला केंद्र से 1 सेंटीमीटर दूरी पर है। व्यास की दिशा में देखने पर बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए जब बुलबुला कांच के निकटतम पृष्ठ की ओर से देखा जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मैंने एक चित्र भी बनाया है, तो इसके पहले तो हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर 8वें का अथवा वाला प्रश्न। ठीक, इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे, हल में लिखेंगे दिया है, हल में क्या लिखेंगे, दिया है गोले की त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर, अपवर्तनांक दिया है 1.5 अर्थात 3/2। अब यहाँ पर देखिए चित्र मैंने बनाया है कि ये एक क्या है, ये एक गोला है, कांच का एक गोला है। ये क्या है, एक कांच का गोला है। इसके अंतर्गत क्या है, ये एक वायु का बुलबुला है, ये इसका केंद्र है, और इस जो बुलबुला है वायु का, उसका प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ पर, उस वायु के बुलबुले से पहले प्रकाश किरण चल रही है, जो कि कांच से बाहर जाती हुई अभिलंब से दूर हटेगी। तो अभिलंब से दूर हटेगी तो जब सघन से जाती है प्रकाश किरण विरल माध्यम में, तो अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है, तो यहाँ से दूर हट गई। तो अब यहाँ पर ये बोला गया था कि जो कांच के गोले की त्रिज्या थी वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर, और जो बुलबुला है वो केंद्र से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर आप लोग थोड़ा कंटेंट पढ़ लीजिए। माना गोले का केंद्र C है तथा बुलबुला बिंदु O पर है, जहां OC बराबर 1 सेंटीमीटर। बिंदु O से चलने वाली प्रकाश किरणें गोले के पृष्ठ से अपवर्तित होकर बिंदु I से आती हुई प्रतीत होती हैं, जो कि O का आभासी प्रतिबिंब है, अतः बुलबुला बिंदु I पर दिखाई देगा। अब गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र लगा देंगे, जो कि होता है n/v माइनस 1/u बराबर n माइनस 1/r। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, अब यहाँ प्रकाश कांच से वायु में जा रहा है, अतः जो n का मान हम लोग क्या लेंगे, वो हम लोग लेंगे GNA। पहले तो हम लोग ले लेते हैं ANG अर्थात वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, अब लेंगे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, उल्टा लेंगे। तो GNA बराबर क्या मिल जाएगा, उसका उल्टा मिल जाएगा 1/ANG। तो इसका मान मिल जाएगा, उल्टा करेंगे तो 2/3 मिल जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए लिखा है u बराबर पी यू, अर्थात वस्तु की दूरी कितनी है पी यू, जिसका मान कैसे निकालेंगे, 3 में से एक को घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा 2। कैसे, ऊपर देखिए, चलिए देखिए यहाँ पर पी यू है, अर्थात ध्रुव से इस वस्तु ओ की बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, 3 में से जब एक को घटा देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा ना 2, इसी की दूरी यही पूछ रहा है। चलिए नीचे, तो पी यू कितना मिल जाएगा, वस्तु की दूरी 3 - 1 बराबर 2 सेंटीमीटर, और अर्थ बोला है त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, और वी है अर्थात वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी कितनी है पी आई है, उसी का मान हम लोग को निकालना है। अब लिखेंगे सूत्र में मान रखने पर 2/3/v - 1/2 बराबर में 2/3 - 1/3, ये निकालेंगे मान, नीचे वक्र त्रिज्या रखेंगे तो मिल जाएगा 2/3v - 1/2 बराबर में -1/9। ठीक, अब आगे देखिए, जब इसको सॉल्व करेंगे पूरी तरीके से तो हम लोग को v का मान निकालना है, तो v का मान कितना मिल जाएगा 1.7 सेंटीमीटर v का मान मिल जाएगा, जो कि हम लोग को उस बुलबुले की प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा था। ठीक, इस दोस्तों इसकी जो इस वीडियो की जो पीडीएफ है मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन के इसमें दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, जाके वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इस तरीके से देखिए हम लोग का पूरा अब वीडियो खत्म हुआ। देखिए मैंने आप लोगों के लिए कितना कंटेंट तैयार किया था, बस आप लोग देखते जाइए। तो दोस्तों देखिए मैंने आप लोग के लिए इतनी मेहनत की है, तो कम से कम आप लोग 1 लाइक तो कर जाइए, और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह आप लोगों को यूपी बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड आप लोगों को सारी वीडियो आप लोग को मिलती जाएगी, क्योंकि अब हम लोग को क्या करना है, हार्ड स्टडी के साथ साथ स्मार्ट स्टडी भी करनी है। ठीक, बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।